हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में चैप्टर नंबर 2 जो दूसरा पार्ट हमने पहला पार्ट अगले लेक्चर में देखा, जिसमें शिशुपाल के घर किस वेश में सम्राट अशोक जाता है और फिर किस प्रकार उसे न्याय मंत्री बनाता है, इसकी बात की गई है। आगे हम देखें कि किस प्रकार वो अपना काम जो न्याय मंत्री बनने पर जिम्मेदारी का काम सौंपा गया था वो किस प्रकार पूर्ण करता है, इसके बारे में देखें। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया, अर्थात बहुत अच्छी तरह से पूरा नगर शांति से रह रहा था। किसी को किसी प्रकार का डर नहीं था और इतनी शांति से चल रहा था कि न्याय के बारे में वो ऐसा ही सोचते थे कि कभी भी कोई गलत काम होने पर अन्याय जो होता है, यानी कि जो अपराधी होता है, उसके पक्ष में ही उसे सज़ा मिलेगी। लेकिन फिर भी एक बार ऐसा होता है कि जो शिशुपाल होता है न्याय मंत्री बनने पर किस प्रकार जिम्मेदारी निभाता है उसकी परीक्षा करने के लिए एक बार पहरेदार की हत्या हो जाती है। बहुत महीने बाद, शांति के बाद अगर ऐसी चर्चा हो जाए तो स्वाभाविक रूप से चारों तरफ ये बात फैलने पर सब हैरान ही हो जाएंगे। इसलिए सुबह होते ही जब बात का पता चलता है तब बड़े लोग हैरान हो जाते हैं। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई। नींद उड़ जाना मतलब कि वो सोचने लगा कि इतनी अच्छी तरह से सब कुछ चल रहा है, तो फिर ये हत्या करने वाला इंसान कौन है, अपराधी कौन है। वो घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं और उन्हें खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं, अर्थात कि अथाग मेहनत करते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं और फिर उसको ढूंढकर ही अपराधी को सजा दिलाने का काम करते हैं। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यानी कि उन्हें तो अपनी जिम्मेदारी निभानी थी कि अपराधी को ढूंढ निकालना था और बहुत प्रयत्न के बाद उन्होंने अपराधी को ढूंढ भी निकाला। लेकिन असल में उन्हें जब मालूम पड़ता है कि अपराधी कौन है तो उन्हें बहुत आश्चर्य, यानी कि बहुत अचरज लगता है। ऐसा मालूम ही नहीं होता है कि यदि ये इंसान ऐसा कर सकता है तो वो न्याय मंत्री को क्यों रखेगा। यानी कि बहुत ही विचार में पड़ जाते हैं। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी, यानी कि स्वयं सम्राट ही पहरेदार की हत्या करने वाले थे, अपराधी थे। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। यानी कि एक प्रकार से वो एक राजा है और एक राजा ने ही न्याय मंत्री की पदवी शिशुपाल को दी थी। अगर उसे ही मैं सबके सामने ऐसा बोल दूं कि अपराधी आप हैं और उन्हें सजा दूं, तो ये बहुत ही कठिन काम था उनके लिए। लेकिन फिर भी शिशुपाल करे भी तो क्या करें। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं था क्योंकि शिशुपाल एक ब्राह्मण का पुत्र था, एक ब्राह्मण युवक था और वो पहले ही बोल चुका था कि अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। इसलिए वो ऐसा भी सोचते हैं कि वो एक न्याय मंत्री थे, दूसरी ओर सम्राट है जो उनके सेवक है। लेकिन फिर भी न्याय की दृष्टि से देखें तो सम्राट और एक साधारण व्यक्ति एक ही है। जो साधारण व्यक्ति को सजा मिलती है अपराधी होने पर, वो सम्राट अशोक को भी मिलने चाहिए। इसलिए दोनों में कोई अंतर न रखते हुए आखिर वो एक निर्णय पर पहुँचे। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? यानी कि न्याय मंत्री का काम था अपराधी को ढूंढना। इसलिए स्वाभाविक रूप से सब सभाखंड में बैठे हैं तो सम्राट अशोक उन्हें पूछते हैं कि अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तब शायद एक क्षण के लिए सम्राट अशोक के मन में ये विचार आया होगा कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ कि अपराधी हूँ या तो फिर पहरेदार की हत्या की है। तो फिर इतने साहसपूर्वक वो क्यों उत्तर देते हैं कि हाँ, अपराधी का पता चल गया है, तो फिर उसे उपस्थित करो।
यानी कि सम्राट अशोक ने दरबार में लाने की बात की। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। अर्थात वो संकेत राजा की तरफ ही करते हैं और जो संकेत करते हुए बोलते हैं कि इन्हें गिरफ्तार कर लो, आज्ञा देता हूँ, अर्थात न्याय मंत्री की आज्ञा का पालन भी करना था। संकेत सम्राट की ओर था, राजा की तरफ संकेत किया गया, यानी इशारा किया कि वही अपराधी है। दरबार में निशब्दता छा गई। निशब्दता माने कि शांति छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? यानी कि वो पहले तो क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित इसलिए हो जाते हैं कि न्याय मंत्री एक राजा को अपराधी ठहराता है। वो सिंहासन पर से खड़े हो जाते हैं और बहुत ही गुस्से से बोलते हैं कि तुम्हारा इतना बड़ा साहस कि एक राजा को तुम अपराधी ठहरा दो। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। यानी कि फिर से वही बात बोली कि तुम इन्हें गिरफ्तार कर लो। और पहली बार जब सम्राट अशोक गुस्से से लाल हो जाते हैं और वो सिंहासन पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई न्याय मंत्री उन्हें नहीं देते हैं। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी लग गई और सम्राट को गिरफ्तार कर लिया गया। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काटकर रह गए। यानी कि उसी समय सबके सामने उन्हें स्वीकार करना था कि पहरेदार की हत्या उन्होंने क्यों की थी, और इसका उत्तर सम्राट अशोक शायद उस समय नहीं दे पाए, इसलिए होठ काट कर रह गए। यानी कि इतना सारा पता न्याय मंत्री ने किस प्रकार लगा लिया और सम्राट के विरुद्ध बोलने वाला व्यक्ति भी कौन था कि शायद पहरेदार की हत्या करते हुए देख लिया हो, इसलिए वो थोड़े सोचते रह जाते हैं। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दृढ़ था। उद्दृढ़ माने कि अविवेकी था। यानी कि दरबार में सबके सामने एक नियम ही था, रूल्स ही था कि पूछने पर उन्हें उत्तर देना पड़ता है और स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए सम्राट अशोक ने स्वीकार कर लिया कि मैंने ही ये अपराध किया है, लेकिन वो अविवेकी था, इसलिए शायद मैंने उसे मारा था। यानी कि सम्राट ने उस प्रकार उत्तर देकर अपना जो गुनाह था, अपराध था, वो एक्सेप्ट कर लिया। वह उद्दृढ़ था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय लिया। यानी कि सबके सामने स्वीकार कर लेने के बाद उन्हें जो अपराध देना था, उसके बदले में न्याय मंत्री ने कहा कि वो उद्दृढ़ था या नहीं, लेकिन एक राज कर्मचारी की हत्या ऐसे नहीं की जाती। उसे राज दरबार में बुलाया जाता है, उसके गुनाह को कबूला जाता है और फिर उन्हें जो सज़ा देनी है वो सबके सामने ही दी जाती है। इसलिए तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। आखिर में न्याय मंत्री ने यह निर्णय सबके सामने लिया। सभा में सन्नाटा छा गया। यानी कि सब शांत हो गए कि एक सम्राट जो एक राजा है और राजा होने के बाद भी अगर वो अपराध करता है, उसे जो अगर ऐसी सज़ा मिलती है तो सबको ये चिंता हो गई कि शायद हम भी गुनाह करेंगे तो हमें भी ऐसे ही सज़ा मिलेगी। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। यानी कि सम्राट अशोक एक तरफ से न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सिर झुका लेते हैं, यानी शर्मजनक बात थी, क्योंकि उन्होंने एक गुनाह किया था, अपराध किया था और उसकी सज़ा आज प्रजा के सामने मिलेगी। और दूसरी बात ये भी है कि स्वयं शिशुपाल को परीक्षा में सफल होते देखा था, क्योंकि सफल होने के लिए ही शायद ये षड्यंत्र राजा ने रचा था। इसलिए अंदर से उनका हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर बहुत ही खुश था। गदगद होना मानी बहुत ही खुश होना, वो अंदर से बहुत ही खुश थे। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। यानी कि पहले से ही व्यवस्था की गई थी कि एक राजा को
ऐसे प्रजा के सामने सजा नहीं दी जाती। इसलिए न्याय मंत्री ने दूसरी ओर संकेत किया और एक कर्मचारी को बताया कि सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति जो बनवाई गई है वो वहाँ लाई जाए। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। यानी कि प्रजा के सामने ये भी बात रखनी होगी कि न्याय मंत्री के होने के नाते शिशुपाल को इस प्रकार अपराधी को ढूंढना है और उसके दंड भी दिलाना है। लेकिन अगर अपराधी स्वयं कोई सम्राट हो तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। यानी कि हम उन्हें दंड नहीं दे सकते हैं, ईश्वर ही दंड देंगे, क्योंकि राजा हमारे लिए ईश्वर का रूप है। इसलिए शायद सोने की मूर्ति को लाया गया है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। यानी कि एक न्याय मंत्री होने के नाते वो उन्हें ऑर्डर लगाते हैं, आज्ञा देते हैं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए कि आगे से ऐसी गलती बिल्कुल ना हो और उनके स्थान पर जो सज़ा देनी है वो सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, ताकि प्रजा को भी ये मालूम हो जाए कि हमें भी अपराधी होने पर ऐसी सज़ा मिल सकती है, शिक्षा मिल सकती है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे, क्योंकि वो बहुत ही ऐसे न्याय से खुश थे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। जब बहुत ही खुश थे तब वो न्याय मंत्री बन गए, लेकिन अब जाके आगे ऐसा निर्णय जो करना पड़े जो शिशुपाल के लिए बहुत ही कठिन था। आज तो उन्होंने बहुत साहस करके ये काम कर दिया, लेकिन अब सम्राट अशोक के सामने वो बोल देते हैं कि महाराज, ये राजमुद्रा आप वापस ले लो, आगे से मैं ये कार्य जो आपने सौंपा है वो शायद मैं नहीं निभा पाऊँगा, ये बोझ बहुत ही कठिन है, मैं नहीं उठा पाऊँगा। अशोक ने प्रसन्नता सम्मान भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, गदगद कंठ से कहा, यानी कि बहुत खुश होते कहा, सम्मान की दृष्टि से, यानी कि वो सम्मान लायक व्यक्ति है, न वो झूठ बोला है न किसी और को सजा दी है, लेकिन सम्राट के सामने साहस करके सबके सामने उसने खुलासा किया है, यानी कि वो भरोसा पात्र, विश्वास पात्र व्यक्ति है। आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। अर्थात कि उसी समय जब बहुत ही खुश होकर सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तब वो काम जो उन्होंने किया था शिशुपाल ने, वो बहुत ही साहस और प्रशंसनीय था और शायद वैसा व्यक्ति सम्राट अशोक को न मिले और उनके अतिरिक्त कोई और व्यक्ति ये काम नहीं निभा पाएगा, अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। इसलिए न्याय मंत्री वहाँ निरुत्तर, माने कि कोई उत्तर नहीं देते हैं। इसका मतलब यह है कि वो इस राजा की बात को मानकर न्याय मंत्री बने रहे, यानी कि अपनी जिम्मेदारी उन्होंने निभा ली। आपको भी ये चैप्टर से संदेश मिलता है कि जब भी हमें कोई भी कार्य सौंपा गया है वो पूर्ण ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठता से करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, जैसे न्याय मंत्री ने किया था, न कि किसी के पक्ष को लेकर या किसी को और को अपराधी ठहराकर अन्याय कर दिया जाए। थैंक यू।